वन माइनस 0.4 तो हमारे पास 0.6 आ गया, डिवाइडेड बाय शेयर्स आउटस्टैंडिंग 80,000 शेयर्स है हमारे, अर्निंग पर शेयर $3 आ गया। अब यही फर्म है जो अपना कैपिटल रिकैपिटलाइजेशन की यानी लोन की तरफ जाती है, डेट की तरफ जाती है। ये फर्म जो है ये कह रही है कि जी हम 250,000 का डेट लेंगे, $250,000 का डेट लेंगे और वो डेट हमें 8% पे मिलेगा। कॉस्ट ऑफ डेट कितना है उस पर 8% है। अब ये किस तरह से आपके अर्निंग पर शेयर को चेंज, इसकी वजह से अर्निंग पर शेयर में क्या चेंज आएगी और टाइम्स इंटरेस्ट अर्न। पिछले वाले में हमने टाइम्स इंटरेस्ट अर्न नहीं कैलकुलेट किया इसलिए कि इंटरेस्ट है ही नहीं है, वहाँ तो इंटरेस्ट जीरो था ना, इसलिए नहीं किया। लेकिन इस केस के अंदर हम दोनों चीज़ें कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अच्छा, रिकैपिटलाइजेशन करनी है तो पहले हमने ये जो हम 250,000 का लोन ले रहे हैं इससे हमने शेयर्स उठाने हैं मार्केट से। कितने शेयर उठा सकते हैं? शेयर प्राइस है $25, तो 250,000 डिवाइडेड बाय $25, 10,000 शेयर्स हम मार्केट से उठा सकते हैं। 250,000 का हमने लोन लिया और 10,000 शेयर्स मार्केट से हमने रीपरचेज कर ली। अर्निंग पर शेयर कितनी हो गई? EBIT तो हमारे पास था 400,000। अब इसमें से हमने इंटरेस्ट को माइनस करना है। इंटरेस्ट कितना है? 8% ऑफ 250,000, वो इंटरेस्ट आ गया, वो माइनस करना है और इसमें से टैक्स को माइनस करना है 1 - T, तो हमारी नेट इनकम आ जाएगी। नीचे शेयर्स 80,000 थे, उसमें से 10,000 हमने रीपरचेज कर लिए, तो पीछे 70,000 बच गए। अर्निंग पर शेयर 3.26 हो गया, पहले कितना था? 3 था। अर्निंग पर शेयर बढ़ गया, क्यों बढ़ गया? नेट इनकम बढ़ी कि कम हुई? नेट इनकम तो कम हो गई, शेयर्स कम हुए हैं, डिनोमिनेटर में फर्क है, ऊपर भी ऐसे कम हुआ है, इनकम भी तो कम होगी ना। पहले वाली जो हमारी इनकम थी उसमें से हम इंटरेस्ट नहीं दे रहे थे, अब हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है, लेकिन इंटरेस्ट की वजह से शायद हमें टैक्स एडवांटेज भी मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे हमें कॉम्पनसेशन भी हो रहा है उसका। लेकिन मेनली जो इसमें अर्निंग पर शेयर बढ़ने की वजह है वो इनके शेयर्स कम हो गए हैं, 70,000 शेयर आ गए। टाइम इंटरेस्ट अर्न का फॉर्मूला EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। EBIT 400,000 है, इंटरेस्ट एक्सपेंस 20,000 आ रहा है, तो 20 टाइम्स है। अच्छा जी, आगे चलें जी। अगर ये फर्म 500,000 पे चले जाए, डेट ले, पिछले में कितना था? 250,000 पे हमें कॉस्ट ऑफ डेट आ रहा है 8%। अगर हम कहते हैं नहीं हम 500,000 डेट लोन लेना चाहते हैं तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है ना। ज़्यादा लोन का मतलब है ज़्यादा रिस्क का मतलब है ज़्यादा कॉस्ट भी पड़ेगी। करना है कि 500,000 से हमने शेयर्स परचेज करने हैं, तो शेयर की प्राइस $25 है। 500,000 डिवाइडेड बाय 25, इट मीन्स वी कैन परचेज 20,000 शेयर्स। अर्निंग पर शेयर कितना हो जाएगा? 400,000 में से टैक्स माइनस, इंटरेस्ट को माइनस करना है। इंटरेस्ट कितना हमारा? 500,000 का 9% इंटरेस्ट है, वो उसमें से माइनस करेंगे, उसमें से टैक्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट इनकम आ जाएगा। नीचे हमारे पास शेयर्स 80,000 थे, उसमें से हमने 20,000 शेयर्स रीपरचेज कर लिए, तो 60,000 रहेगा। अर्निंग पर शेयर हमारा और ऊपर चला गया, 3.55, 3.26 से बढ़ के 3.55, लेकिन टाइम इंटरेस्ट अर्न जो है वो नीचे आ गया। 20 टाइम्स था पहले और अब ये 8.9 टाइम्स रह गया। अगर यही फर्म 750,000 लोन लेने का डिसाइड करे कि जी विल गो फॉर 750,000 लोन, तो वही 750,000 से आपने शेयर्स परचेज करने हैं, 30,000 आपके शेयर्स आ जाएंगे। अर्निंग पर शेयर के लिए हमने नेट इनकम कैलकुलेट किया, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया, अर्निंग पर शेयर और बढ़ गया आपका 3.77 हो गया। और टाइम इंटरेस्ट अर्न फर्दर डिक्लाइन 4.6। अगर ये कंपनी 50% पे चली जाए, 1 मिलियन डेट, टोटल 2 मिलियन एसेट्स थे, उसमें से शेयर मार्केट प्राइस है $25 पर शेयर, जो उसकी मार्केट प्राइस है।
अगर 1 मिलियन लोन लेकर हम शेयर परचेज करें, वी कैन परचेज 40,000 शेयर्स, नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 3.9, बढ़ा के कम हुआ, बढ़ गया, और टाइम इंटरेस्ट रन हमारे पास फर्दर डिक्लाइन हो गया 2.9। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है। अच्छा जी, अब एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल को किस तरह से हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट तो हमें पता है, कॉस्ट ऑफ डेट तो इंटरेस्ट हो गया ना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम किस तरह से उसके लिए एक ये इक्वेशन यूज की जा सकती है, विच इज कॉल्ड हमादा इक्वेशन। Because the increased use of debt causes both the cost of debt and equity to increase, we need to estimate the new cost of equity. The Hamada equation attempts to quantify the increased cost of equity due to financial leverage. ठीक है ना, ये इक्वेशन है जिससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं कि जी हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। दिस इक्वेशन यूजेस द अनलीवर्ड बीटा ऑफ अ फर्म। अनलीवर्ड बीटा क्या है? अनलीवर्ड बीटा इज द मेजर ऑफ बिजनेस रिस्क, यानी बिजनेस रिस्क को हम अनलीवर्ड बीटा से क्वांटिफाई कर रहे हैं। अनलीवर्ड का मतलब है इसमें डेट नहीं है, बिजनेस रिस्क हो गया ना, यानी जो वो रिस्क जो बिजनेस का विदाउट एनी डेट, दैट इज बिजनेस रिस्क। तो अनलीवर्ड बीटा हम लेकर यूज करके हम लीवर्ड बीटा निकाल सकते हैं। लीवर्ड बीटा क्या होगा? वो होगा जो आपकी रिस्क आया, इंक्रीज आया आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर। ठीक है, so it uses the unlevered beta of a firm which represent the business risk of the firm as it had no debt। किस तरह से हम ये इक्वेशन है क्या? बेसिकली दिस इज द इक्वेशन कि हमारा इक्वेशन से व्हाट वी कैन एस्टिमेट इज लीवर्ड बीटा। लीवर्ड बीटा इज द मेजर ऑफ रिस्क बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ लिवरेज, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द डेट। यानी हमारे बिजनेस का रिस्क क्या होगा अगर हम लोन लेते हैं, दैट इज लीवर्ड बीटा। ठीक है, वो कैसे हम मेजर कर सकते हैं? एक ही इसके अंदर हमारे पास एजम्पशन है। एजम्पशन ये है कि हमें अपना अनलीवर्ड बीटा पता है। हमें ये पता है कि जी हमारा बिजनेस का रिस्क विदाउट लीवरेज हमारा क्या रिस्क है। अगर वो वैल्यू हमें पता है तो फिर तो सिंपल है, अनलीवर्ड बीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय डेट टू इक्विटी। कैलकुलेशन इसकी वो एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। सपोज द रिस्क फ्री रेट इज 6%। रिस्क फ्री रेट कौन सा होता है? जो कि टी बिल्स का रेट होता है, यानी जिस रेट पे गवर्नमेंट लोन दे रही है ना वो रिस्क फ्री है। हमारी उसमें अजम्पशन ये है कि जी गवर्नमेंट तो डिफॉल्ट नहीं कर सकते ना, वैसे श्रीलंका की गवर्नमेंट कर गई है भाई, तो ये तो बड़ा मामला गंभीर हो गया उधर, तो कर भी सकती है लेकिन रेयर है ना। अल्लाह खैर करेगा। अभी तो नहीं अभी बड़े डॉलर आने हैं, तो अब चलेगा ना, IMF से भी मिल जाएगा कुछ ना कुछ, मुज़ाकरात जारी हैं। तो चलो मतलब वो आपने डेट ही उतारना है ना, डेट ही उतारना है, मतलब डिफॉल्ट नहीं करेंगे ना, मकसद ये है। अच्छा, रिस्क फ्री रेट गवर्नमेंट की जो टी बिल्स है उसके ऊपर रेट आ गया, वो 6% है। एज इज द मार्केट रिस्क प्रीमियम, 6% रिस्क फ्री रेट है, मार्केट के ऊपर उसके 6% और लगा, यानी जो आपको मार्केट से इस वक्त इंटरेस्ट मिल रहा है वो 12% का मिल रहा है। समझ आइए बात की। टी बिल पे 6% है, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो रिस्क फ्री है, 6% है। लेकिन अगर आप मार्केट से उठाएंगे तो मार्केट में उसके ऊपर 6% प्रीमियम चल रहा है, यानी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% है। ये इसका मतलब है। अच्छा, द अनलीवर्ड बीटा ऑफ द फर्म इज 1। मैंने कहा ना, एक ये हमारी एजम्पशन है कि हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि अनलीवर्ड बीटा कितना है, तो वो कहता है अनलीवर्ड बीटा इज 1 एंड द टोटल एसेट्स आर 2 मिलियन। अब इस इक्वेशन को यूज करके हम किस तरह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, रिस्क फ्री रेट भी हमारे पास है, मार्केट रिस्क प्रीमियम भी हमें दिया हुआ है, और वी वांट टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, ये जी इसका तरीकाकार होगा।
कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला नीचे वाली इक्वेशन में है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज आरएस, रिटर्न ऑन इक्विटी, आरएस, ठीक है। वो कैसे फाइंड आउट हो सकती है? आरएस इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट, गवर्नमेंट का जो रेट है रिस्क फ्री रेट, प्लस मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट रिस्क प्रीमियम किसको कहते हैं? मार्केट रेट माइनस रिस्क फ्री रेट, इसको कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम, मल्टीप्लाई बाय लीवर्ड बीटा। अच्छा, अब लीवर्ड बीटा हमारे पास नहीं है, बाकी चीजें तुम्हारे पास दी हुई है, रिस्क फ्री रेट भी दिया हुआ है, मार्केट रिस्क प्रीमियम भी दिया हुआ है। लीवर्ड बीटा में चाहिए। लीवर्ड बीटा के लिए हम हमादा इक्वेशन यूज कर रहे हैं, ऊपर वाला हमादा इक्वेशन यूज करके हम लीवर्ड बीटा निकाल रहे हैं। सो लीवर्ड बीटा का फॉर्मूला यही था ना, BL इज इक्वल टू अनलीवर्ड बीटा 1 + 1 - t डिवाइड मल्टीप्लाई बाय डेट टू इक्विटी। तो वही हमने फॉर्मूला, अनलीवर्ड बीटा 1 था हमारे पास, 1 + 1 - t, टैक्स रेट इज 40%, तो वो 0.6 आ गया। 250 मिलियन का हमारा डेट है और टोटल डेट टू इक्विटी, टोटल एसेट्स 2 मिलियन के हैं, उसमें से 250,000 का हमारा डेट है, 1750,000 का टैक्स था 1 - t टैक्स है। सर मतलब रिस्क फ्री प्रीमियम निकाल कनेक्टेड मार्केट का होगा तो 6% नहीं, टैक्स का उससे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, 40%। सो दो, यानी एक तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया जिससे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को क्वांटिफाई कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला ये है कि रिस्क फ्री प्रीमियम प्लस मार्केट रिस्क प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय लीवर्ड बीटा। इस फॉर्मूला के अंदर लीवर्ड बीटा मिसिंग है। लीवर्ड बीटा के लिए हम हमादा इक्वेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमादा इक्वेशन से हमने लीवर्ड बीटा की वैल्यू निकाली, बाकी रिस्क फ्री रेट 6% था, RM - RF विच इज मार्केट रिस्क प्रीमियम वो 6% ही है, या मार्केट रेट जो है 12% है, उसमें से रिस्क फ्री रेट 6% माइनस कर दें, वही 6% ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय लीवर्ड बीटा। तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12.5% आ गया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के अंदर जो हमें लीवर्ड बीटा फाइंड आउट करना है उसके लिए हम हमारा इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अच्छा जी, कुछ थ्योरीज हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर की कुछ थ्योरीज हैं जो कि मशहूर व मारूफ हैं। उसमें एक थ्योरी है वो M&M, मॉडगिलानी एंड मिलर, ये दो फाइनेंस के कह लें गुरु हैं, उनकी एक थ्योरी है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में, यानी दैट उनकी थ्योरी जो कहलाती है वो ट्रेड ऑफ थ्योरी कहलाती है। यानी उन्होंने जो थ्योरी पेश की है कैपिटल स्ट्रक्चर के हवाले से, उसको हम कहते हैं ट्रेड ऑफ थ्योरी। ट्रेड ऑफ थ्योरी अकॉर्डिंग टू विच वॉज डेवलप्ड बाय मॉडगिलानी एंड मिलर या M&M and their followers, they showed that debt is useful because interest is tax deductible, but also that debt brings with it cost associated with actual or potential bankruptcy. ट्रेड ऑफ हो गया। ट्रेड ऑफ होता है एक चीज दें दूसरी चीज लें, कुछ दें कुछ लें। तो मॉडगिलानी एंड मिलर ये कहते हैं कि जी आप अगर लोन लेंगे तो रिटर्न लेंगे, लोन लेंगे तो अपना बिजनेस बढ़ेगा, आपका रिटर्न बढ़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपका रिस्क भी बढ़ेगा। इट्स अ ट्रेड ऑफ। वो ये कहते हैं कि जी इन दोनों में ये ट्रेड ऑफ है आपका। जब आप लोन जाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, जब आप लोन को लेकर आते हैं तो ये ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ किसके बीच में है? ट्रेड ऑफ है, इट इज बिटवीन ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। Under Modigliani-Miller theory, the optimal capital structure strikes a balance between the tax benefits of debt and the cost associated with bankruptcy. तो इसको हम कहते हैं ट्रेड ऑफ थ्योरी। यानी वो ये कहते हैं कि जी कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ ट्रेड ऑफ, या बोरोइंग लीवरेज इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। अब ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? जहां पे आपका रिटर्न जो है वो आपकी कॉस्ट को कवर कर दे, उसको हम ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कहेंगे। एक और थ्योरी है कैपिटल स्ट्रक्चर की, उसको हम कहते हैं सिग्नलिंग थ्योरी। सिग्नलिंग थ्योरी ये कहती है इन्वेस्टर रिसीव सिग्नल फ्रॉम अ फर्म्स डिसीजन टू यूज डेट वर्सेस स्टॉक टू रेज न्यू कैपिटल। अ स्टॉक इश्यूज सेट ऑफ अ नेगेटिव सिग्नल
हाँ, क्या जब कंपनी अपने नए शेयर इश्यू करती है ना, तो ये इन्वेस्टर के लिए एक नेगेटिव सिग्नल है। क्यों नेगेटिव सिग्नल क्यों है? उनके पास काम है। नेगेटिव सिग्नल ये है कि वो इन्वेस्टर ये सोचता है कि यार इनको कोई लोन नहीं दे रहा, दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स कि इनको लोन नहीं मिल रहा, इसलिए शेयर बेच रहे हैं। तो जनरली इसको हम कहते हैं सिग्नलिंग थ्योरी। सिग्नलिंग थ्योरी ये कहती है कि जब आप शेयर्स नए इशू करते हैं, कंपनी कोई नए शेयर्स इशू करती है, इट सेंड्स अ नेगेटिव सिग्नल व्हाइल यूजिंग डेट इज पॉजिटिव। लोन लेने का मतलब है कि कंपनी को आगे, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर भी तो लोन ले सकते हैं ना, लेकिन जनरली जब आप लोन लेते हैं तो ये परसेप्शन ये जाती है कि कंपनी एक्सपेंशन की तरफ जा रही है, कंपनी के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिजनेस को एक्सपेंड करने की तरफ जा रहे हैं। तो ये सिग्नल, यानी सिग्नलिंग थ्योरी में इशुएंस ऑफ डेट इज अ नेगेटिव सिग्नल, इशुएंस ऑफ डेट इज अ पॉजिटिव सिग्नल, इशुएंस ऑफ इक्विटी इज अ नेगेटिव सिग्नल. So as a result, companies try to avoid having to issue stock by maintaining a reserve borrowing capacity. And this means using less debt in normal times than a Modigliani and Miller trade-off theory would suggest. Companies जो है ना वो अवॉइड करेंगी शेयर्स को इशू करने में, यानी वो इश्यूएंस ऑफ शेयर्स को यूज करेंगे एज अ लास्ट रिजॉर्ट इस थ्योरी के हिसाब से, इसलिए कि वो नेगेटिव सिग्नल है। तो जब तक आपको डेट मिल सकता है, फेवरेबल टर्म्स पे मिल सकता है, आप इश्यूएंस ऑफ इक्विटी की तरफ नहीं जाएंगे। दैट विल बी केप्ट एज अ रिजर्व बोरोइंग कैपेसिटी, वो आपने एक रिजर्व के तौर पर रख, जब कुछ नहीं होगा, कहीं से कुछ नहीं बनेगा, फिर हम शेयर्स इशू करेंगे। तो ये जो है ना, इस लिहाज से तो फिर यूजिंग लेस डेट इन नॉर्मल टाइम्स, यानी ये जो थ्योरी है उसमें, उसके हिसाब से आप अपने पास कुछ ना कुछ बोरोइंग कैपेसिटी रिजर्व रखना चाहते हैं, ज़्यादा डेट की तरफ नहीं जाएंगे। जबकि मॉडिग्लानी एंड मिलर जो है वो उनके हिसाब से ज़्यादा आप डेट यूज़ करते हैं, बिकॉज उसमें टैक्स एडवांटेज आपको मिल रहा है। तो ये दो थ्योरीज हैं इसमें जो ज़्यादा डिस्कस होती हैं। एक वजह ये भी है बिजनेसेस को, वाई दे यूज डेट, दे वांट टू डिसिप्लिन द मैनेजर्स, यानी अगर आपके पास बिजनेस ठीक चल रहा है, डेट नहीं है, प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, तो मैनेजर्स की जो है ना टेंडेंसी किस तरफ जाएगी, फिर वो कुछ ऐसे डिसीजंस की तरफ जा सकते हैं जो कि सूट करते होंगे देयर पर्सनल नीड्स, जिसे हम यशी कहते हैं। वो पैसा है और ऊपर बर्डन कोई नहीं है हमारे पास, तो एंजॉय करें ना, फिर उससे कोई मीटिंग्स कर लें, लंच कर लें, कोई उससे पार्टी ले लें, कोई जो है आपके गाड़ियां दे दें अपने एग्जेक्टिव्स को, ठीक है जी, जेट ले लें, कोई सैर सपाटा उस पर कर लें। सो ऑल ऑफ दिस टाइम वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स की तरफ जा सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है उनको कंट्रोल करने का कि जी आप लोन ले लें ताकि उनके ऊपर बर्डन पड़ा रहेगा, जी हमने ये लोन भी वापस करना है, हमें तो इंटरेस्ट भी पे करना है। तो वो जो उनके ऊपर वो जो यशी की तरफ जाने का जो है ना रुझान, वो ख़त्म हो जाएगा। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स की तरफ नहीं सोचेंगे, रिस्क यानी वो एक प्रेशर में काम करेंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अप्रोच कि कुछ बिजनेसेस जो है ना ये वो सपोर्ट करते हैं लोन को कि यार कुछ ना कुछ लोन लेके रखो ताकि ये मैनेजमेंट इज ऑन देयर टू, यार ठीक है भाई हमने ये भी वापस करना है, इंटरेस्ट भी पे करना है। सो अ फर्म्स ओनर्स में हैव इट यूज अ रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ डेट टू कंस्ट्रेन द मैनेजर्स। A high debt ratio raises the threat of bankruptcy, which carries a cost, but which also forces managers to be more careful and less wasteful with shareholders' money. Many of the corporate takeovers and leveraged buyout in recent years were designed to improve the efficiency by reducing the free cash flows available to the managers. ठीक है ना, जितने free cash flows होंगे उतने ही यशी प्रोग्राम चलेंगे, जितने free cash flows कम होंगे उतना आप कम यशी कर सकते हैं। ओके जी, आई थिंक द लास्ट स्लाइड इज चेकलिस्ट फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर। सारा जो हमने डिस्कस किया आज का हमारा जो टॉपिक था उसको अगर हम कंक्लूड करें, कैपिटल स्ट्रक्चर में किन चीज़ों को हम देखते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज सेल्स स्टेबिलिटी। अगर आपकी सेल्स स्टेबल हैं तो यू कैन अफोर्ड डेट, अगर सेल्स स्टेबल नहीं है तो फिर आप डेट
ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। एसेट स्ट्रक्चर, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसेट्स हैं, आपके पास जो है फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो आप लोन ले सकते हैं ऑन फेवरेबल टर्म्स, अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास फिक्स्ड एसेट ज़्यादा नहीं है जिससे आप लोन लेने जाएंगे, वो आपको पहले तो लोन मुश्किल से देगा, और अगर देगा तो वो फिर हाई रेट पे आपको लोन लेना पड़ेगा। ऑपरेटिंग लीवरेज अगर आपका हाई है तो रिस्क भी हाई है, फिर आप ज़्यादा लोन की तरफ ना जाएं। अगर ऑपरेटिंग लीवरेज कम है तो फिर आप अफोर्ड कर सकते हैं। ग्रोथ रेट, हाई ग्रोथ रेट वुड इनकरेज रिलायंस ऑन डेट। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आपकी एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं तो ठीक है, फिर आप लोन ले सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, अगर आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, प्रॉफिट आपके पास ज़्यादा, वाई टू टेक लोन, फिर तो आपको लोन लेने की जरूरत ही नहीं है। एक्सपेंशन आप अपने प्रॉफिट में से कर लेंगे ना, यानी वो रिटेन्ड अर्निंग्स ही आपके लिए काफ़ी हैं, वाई यू विल गो फॉर द लोन। सो हाई firms with high rate of return on investment like Microsoft, Intel, Coca-Cola use relatively little debt। उनको वही बात है ना, उनके पास प्रॉफिट इतना है कि वो उससे अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, दे डोंट रिलाई ऑन द डेट। टैक्सेस का हमने बात की थी, अगर टैक्स एडवांटेज है तो ठीक है, आप लोन लेंगे तो उससे आपको टैक्स, अगर आपको टैक्स एडवांटेज है ही नहीं है, ऑलरेडी आप टैक्स जिसे कहते हैं टैक्स फ्री जोन में ऑपरेट कर रहे हैं, तो फिर आपको लोन से क्या फ़ायदा नहीं होगा। मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है, एग्रेसिव है या कंजर्वेटिव है? एग्रेसिव मैनेजर्स जो हैं वो रिस्क लेते हैं, वो लोन की तरफ जाएंगे। कंजर्वेटिव मैनेजर्स जो हैं वो रिस्क नहीं लेते हैं। लेंडर और रेटिंग एजेंसी एटीट्यूड, वो हमने रेटिंग देखी थी ना, असल में रेटिंग से बड़ा फर्क पड़ता है। रेटिंग जब आपकी स्ट्रांग होती है, आपको लेंडिंग एजेंसीज कम उसके साथ इंटरेस्ट के साथ लोन ऑफर कर देती हैं। आपकी रेटिंग अगर लो हो जाती है तो फिर आपको लोन लेने में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फिर आपको लोन जो है ना वो महंगा पड़ेगा। मार्केट कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। बाज़ दफ़ा मार्केट के अंदर जो है आसान पैसे की फरावानी होती है ना, बाज़ दफ़ा बैंकों में लोगों का बहुत सारा पैसा पड़ा होता है, और बैंकों के पास पैसा पड़ा है तो वो कहते हैं भाई, आजकल जैसे गाड़ियों पे गाड़ियाँ इशू किए जा रहे हैं, बैंक जो है दबा के कार फाइनेंसिंग चला रहे हैं, स्कीम में पैसा पड़ा हुआ ना उनके पास, वो कहते लगाई जाओ जी, लोगों को लगाओ उस काम। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है नहीं होता पैसा, अब आप लोन लेना चाहते हैं लेकिन आगे अवेलेबल नहीं है ना, तो सप्लाई और डिमांड की बात है, सप्लाई कम है तो रेट बढ़ जाएगा ना, फिर आप चाह भी रहे हैं लोन लेना तो यू विल नॉट बी एबल टू टेक द लोन एट फेवरेबल टर्म्स। लास्ट वन इज फर्म्स इंटरनल कंडीशन। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है बाहर के लोगों का, ज़ाहिर बाहर वाले बंदे को इतना नहीं पता बिजनेस के बारे में जितना फर्म के अंदर के लोगों को पता है। इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। सिमेट्री होता है सब एक ही तरह, एसिमेट्रिक होता है एक जैसी नहीं है, एक जैसी इन्फॉर्मेशन नहीं है बाहर के लोगों की और मैनेजर्स की। मैनेजर्स के पास ज़्यादा अप टू डेट इन्फॉर्मेशन है, उन्हें पता है बिजनेस किस क्या बनने वाला है आगे। तो अगर बाहर के लोगों की परसेप्शन नेगेटिव है तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, फिर ज़ाहिर है कोई लोन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बाहर के लोगों की परसेप्शन अच्छी है बिजनेस के बारे में, तो उस सूरत में फिर आप डेट जो है वो ले सकते हैं। हो गया जी कंप्लीट आज का टॉपिक। इसके भी क्वेश्चंस हैं, वो अगली क्लास में करेंगे, और फिर एक चैप्टर और है इसके बाद। जैसे मिड था, सेम 5, ये चौथा हो गया ना आज, और एक रह गया इसके बाद। असाइनमेंट, प्रोजेक्ट,